मैं 15 साल की थी जब एक रोज मेरे अब्बू बड़े ही गुस्से में घर आए और मेरी अम्मी को मारने लगे। अम्मी ने मारने की वजह पूछी तो अब्बू ने अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकाल कर मेरी अम्मी की तरफ फेंक दी। वो तस्वीरें मैं तो नहीं देख सकी थी, मगर उन तस्वीरों को देखकर मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मेरे अब्बू से माफी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मी किस बात की माफी अब्बू से मांग रही थी, मगर अब्बू थे कि उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को एक बदकिरदार औरत कह रहे थे और बात अब तलाक तक आ चुकी थी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के कदमों में बैठकर कह रही थी, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करें, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मगर अगले ही लम्हे मेरे अब्बू ने अम्मी को 3 बार तलाक देकर फारिग कर दिया। अब्बू ये कहकर घर से बाहर चले गए थे और जाते वक्त कह गए थे कि जब मैं वापस आऊं तो तुम माँ बेटी मुझे इस घर में नजर मत आना। अम्मी उस घर से जाने के लिए अपना और मेरा सामान पैक कर रही थी और मैं तो यही सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, अब्बू और अम्मी एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर वो अम्मी को तलाक कैसे दे सकते थे। मैं जब से पैदा हुई थी मुझे हर सहूलत मुयस्सर थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी। खैर अब्बू का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटी रिक्शे में बैठकर बस स्टैंड पहुंच गई थी और फिर वहां से अम्मी ने कराची की टिकट खरीद ली थी। मुझे शुरू से ही कराची जाने का बहुत शौक था। आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी, मगर ऐसे हालात में कि मेरी आंखों से आंसू ही टपके जा रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से लरज रहा था कि ना जाने हम माँ बेटी कहाँ कयाम करेंगे, सर ढकने के लिए जगह मिलेगी या फिर सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोच में गर्क देखकर अम्मी कहने लगी, क्या बात है कोमल, क्या सोच रही हो। मैं बोली, अम्मी मैं तो सोच रही थी कि हम शिकारपुर जाएंगे आपके वालिदैन के घर, मगर आपने तो हैदराबाद से सीधा कराची जाने का फैसला कर लिया है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानी अम्मा के घर ले जाती तो क्या होता, वहाँ कौन से मेरे वालिदैन जिंदा मौजूद हैं, वो मुझे देखकर खुश हो जाते। उस घर में तो मेरे 3 भाइयों की बीवियां हैं जो हम दोनों को वहाँ पर मुलाजमा बना लेंगी। मैंने ऐसी जिंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो अपनी भाभीियों के जूठे बर्तन धोने में भी मुझे कोई आर महसूस ना होती। मैंने अपनी माँ की जानिब बड़े गौर से देखा था, ये कितनी अजीम औरत थी, उसने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन फिर उसको मेरे अब्बू ने तलाक दे दी। अब्बू ने बहुत गलत किया था। कुछ घंटों के बाद कराची आ गया था, हम दोनों वहां पर उतर गई थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, अम्मी हम कहाँ जाएंगे। अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रक्शे को हाथ के इशारे से रोक लिया था। ना जाने हम किस मंजिल की जानिब रवां दवां थे। अम्मी ने रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा था कि अम्मी को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक गुंजान आबाद से इलाके में आ गए थे। अम्मी ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक घर की जानिब बढ़ने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा पुरइसरार लग रही थी। घर के दरवाजे पर एक मर्द खड़ा था जो अम्मी को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। फिर उसने अम्मी की जानिब घर की चाबियां बढ़ा दी थी। अम्मी ने भी मुस्कुराकर वो चाबियां थाम ली थी। अम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। वो आदमी मुस्कुराकर अम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। मैं रवैयों को बड़े खास अंदाज से जांचती थी। वो आदमी जाने लगा और फिर रुककर बोला, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। अम्मी ने सर हिला दिया और घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। ये घर मेरे अब्बू के घर से भी ज्यादा प्यारा था। यहाँ का फर्नीचर देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। अम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, अम्मी ये किसका घर है और ये आदमी कौन था। अम्मी कहने लगी, ये आदमी जो कोई भी था, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने सर हिला दिया था। तकरीबन 1-2 घंटे बाद वो आदमी बहुत से खानों के साथ लौटा था जो अम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिए थे और उसे वापस भेज दिया था। मुझे बेइंतहा भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही अम्मी ने खाना प्लेटों में डाला, मैंने फौरन से हाथ धोकर उनके पास बैठ गई। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अम्मी के मुतमईन से चेहरे की जानिब देखती रही थी। अम्मी मुझसे ये क्यों कह रही थी कि हमें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ खाने को भी मिले या ना मिले।
جبکہ یہاں قدم رکھتے ہی ہماری رہائش کا بھی انتظام ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ہمیں بہترین کھانا بھی مل گیا تھا۔ امی یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہی تھی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر ہم دونوں کی زندگیوں نے بہت سے موڑ لیے تھے۔ امی ایک ملازمت کرنے لگی تھی۔ میں نے ان سے ملازمت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب ملی ہے۔ میں نے بھی سچ مان لیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوں گی۔ چند دن گزرے تو امی نے میرا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اور مہنگے اسکول میں کروا دیا تھا، جس کی فیس سن کر ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کی ماں ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچر ہو، وہ اتنی بڑی فیس کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں اتنے بڑے اسکول میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے چھوٹے سے اسکول میں داخل کروا دیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، تم اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالا کرو، میں جو کر رہی ہوں وہ سوچ سمجھ کر رہی ہوں، میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، امی مگر آپ میری فیس کہاں سے پوری کریں گی؟ امی کہنے لگی، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ میں امی کی بات پر چپ ہو گئی تھی۔ اب میں بہترین اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا لائف سٹائل بالکل بدل گیا تھا۔ امی کے پاس نہ جانے کہاں سے بہت سارے پیسے آ رہے تھے، وہ خود بھی بہترین لباس پہنتی اور میرے لیے بھی بہت اچھے اچھے کپڑے لیتی تھیں۔ ایک دن امی اسکول گئیں مگر انہیں واپسی پر بڑی دیر ہو گئی تھی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ امی دوپہر 2 بجے تک گھر واپس آ جایا کرتی تھی، مگر آج گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس گھر کی اضافی چابی موجود تھی۔ بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا، فریج میں چیزیں بھی پڑی تھیں مگر کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں امی کی واپسی کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور رات کے 8 بج گئے تھے مگر امی واپس نہیں آئی تھی، اور پھر جب 10 بجے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آنے لگی تھی، میں بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے آج پھر ان کے پیچھے اسی آدمی کو دیکھا تھا جس نے ہمیں اس گھر کی چابیاں دی تھیں، وہ دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ امی مسکراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تب میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، امی آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میرا کچھ خیال تو کیا ہوتا، میں کب سے آپ کے انتظار میں پاگل ہوئے جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، کومل اتنے بڑے بڑے آنسو بہا کر میری خوشی تو خراب مت کرو۔ آج مجھے گھر آنے میں اتنی دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ مجھے ایک بہت ہی بڑے ہوٹل میں منیجر کی جاب مل گئی ہے۔ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، میری تنخواہ بہت اچھی ہو جائے گی اور میں دنیا جہان کی تمام نعمتیں لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ میں بولی، امی آپ نے پہلے ہی مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ خیر مجھے اس بات کی رتی برابر بھی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ ہر رات لیٹ واپس آیا کریں گی۔ اسکول میں 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی مگر ہوٹل میں رات کو 8 یا 10 بجے تک ڈیوٹی دینی ہوگی، اس لیے انہوں نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اس بات پر میں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ امی پہلے مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا ہے اور اب ماں بھی دور ہو جائے گی، میں ایک ملازمہ کے ساتھ ساری زندگی کیسے بسر کروں گی؟ امی کے چہرے پر آج پہلی بار مجھے کرب نظر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تم سے تمہارا باپ نہیں چھینا، کیا تم اپنے باپ کے لگائے گئے الزامات کو سچ مانتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، امی میں آپ پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی، میں تو بس آپ کی اس جاب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ امی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ وہ میرے لیے ماضی کی باتیں تازہ کر گئی تھیں۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا تھا جب ابو نے امی کو طلاق دی تھی۔ ابو نے امی سے کہا کہ تم بد کردار ہو، اور وہ تصویریں کس کی تھیں جو امی نے اسی وقت جلا دی تھیں؟ جب سے ہم کراچی آئے تھے تب سے امی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ امی تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر وہ کون تھا جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا تھا؟ وہ آدمی کون تھا جو امی کے ساتھ مجھے اکثر نظر آتا تھا؟ اب میں جوان ہو چکی تھی، اس لیے میری سوچ کا پیمانہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں ایسے خیال بھی آ رہے تھے جن کو سوچ کر میں لرز جاتی تھی۔ اب زندگی کا نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ امی بہت مصروف رہنے لگی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحان تھے تو سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اتنے دن گزر جاتے تھے، امی کے ساتھ تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ میرے امتحان ختم ہوئے تو ایک دن امی جب کام سے واپس آئیں تو بہت تھکی ہوئی تھیں۔ میں بولی، امی آپ یہ جاب چھوڑ دیں، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا،
तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कोमल, तुम्हें इल्म है क्या, दूसरे ममालिक में जब बच्चे अपने इम्तिहानात से फारिग हो जाते हैं तो वो वक्त गुजारी के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे भी अम्मी के साथ होटल में जॉब करने का शौक था, इसलिए मैंने हामी भर ली थी और बोली, अम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बात पर अम्मी खुश हो गई थी। अब मैं अम्मी के साथ होटल आने लगी थी। वो यहाँ मैनेजर थी, सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पास कोई तजर्बा भी नहीं था, इसलिए मुझे वेटर की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियां मजबूर थीं। ऐसी लड़कियां भी थीं जो अपने घरों की वाहिद कफील थीं। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करती थीं। अम्मी भी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थी। वो कहती थी, बेटी मुझे इस बात पर फख्र होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम किसी पर रोब नहीं झाड़ती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। अम्मी की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, कोमल, आज सफाई वाली मुलाजमा नहीं आई और हमें फौरी तौर पर 10 नंबर कमरा साफ चाहिए। तुम उसकी सफाई कर दोगी? मैं किसी और को नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ मौजूद है। मैं बोली, जी अम्मी, मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, बेटी इस बारे में किसी को मत बताना। मुझे अम्मी की बात ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अम्मी से कमरे की चाबियां लेकर अंदर चली गई थी। मैं बड़े सुकून से उस कमरे को देख रही थी जब अचानक से अंधेरा छा गया और तभी मुझे किसी के सख्त हाथों की गिरफ्त महसूस हुई थी। वो हाथ मेरे लबों पर रखकर मेरी चीख दबा दी गई थी। फिर मुझ पर कयामत बीत गई थी और बाहर किसी को इल्म भी नहीं हुआ था। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। अम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक अलग कमरे में ले गई थी। वो बोली, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? मैंने रोते हुए अम्मी को सारी बात बता दी थी। मुझे यही लग रहा था कि अम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो पूरे होटल को सर पर उठा लेगी। वो सीसीटीवी कैमरे का सारा रिकॉर्ड चेक करेंगी कि आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वो मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगी। मगर अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और फिर कहने लगी, कोमल, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बात को भूल जाओ। अगर ये बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों रुसवा होकर रह जाएंगी। लोग मुजरिम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुमसे ही सवाल जवाब करेंगे कि आखिर तुम उस कमरे में क्यों गई थी। अम्मी की बातें सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी, इसलिए चुप हो गई। अम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराबी का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप करवाया, जिससे ये साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। मैं बोली, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अम्मी कहने लगी, वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। बेहतर है चुप हो जाओ। हम दोनों माँ बेटी घर आ गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और लेटकर अपनी बेबसी के मुतल्लिक सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी कि मुजरिम को ये सब करने से रोक नहीं पाई। फिर अब मैं उसे सजा भी नहीं दिलवा पाई थी और वो आजाद घूम रहा था। अगर मैं आवाज उठाती तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता। मगर मैं क्या करती? अम्मी ने मुझसे कह दिया था कि वो खुद इस बात का पता करवाएंगी और मुजरिम को सजा दिलवाएंगी। बस तुम सब्र करो और अपने हक में बेहतरी की दुआ करो। मैं हर नमाज में रो रो कर अल्लाह ताला से यही फरियाद करती थी कि मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देना और उसको मेरे सामने बेनिकाब कर देना। मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दूंगी। एक रात मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी अम्मी के कमरे में जाऊं और उनसे बातें करूं और उनको बताऊं कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूं। इसलिए मैं अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मुझे अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी थी। मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। इस वक्त अम्मी के कमरे से मर्दाना आवाज आना
नॉर्मल बात नहीं थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भूल गई थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही मर्द मौजूद था जिसने मेरी जात की धज्जियां उड़ा दी थी, और साथ वो आदमी भी था जिसने पहले दिन ही इस घर की चाबियां अम्मी के हाथ में रख दी थी। और फिर उसके बाद तो वो बहुत से मौकों पर मुझे अम्मी के इर्द गिर्द नजर आया था। मैंने एक झटके से अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। जब उन तीनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए थे। मैं अपने मुजरिम के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं चीख कर बोली कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मारता हुआ गिरेबान से पकड़कर बाहर लेकर आया था, जबकि कमरे में मैं और मेरी अम्मी रह गई थी। अम्मी मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं बोली, ये आदमी यहाँ क्या कर रहे थे? रात के 2 बज रहे हैं और फिर ये मेरा मुजरिम, आपने इसका हशर नशर क्यों नहीं किया? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी अम्मी के चेहरे से, उनके आंसुओं से और उनके वजूद से बेतहाशा नफरत हो रही थी। अम्मी कहने लगी, कोमल, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं तब फकत 15 बरस की थी जब मुझे तुम्हारे अब्बू की दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया गया था। मैं अपने वालिदैन का घर छोड़ देने पर नाराज तो थी, मगर क्या कर सकती थी? जैसे मेरे वालिदैन ने कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे वालिदैन बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा जहेज भी नहीं दिया था, बस नॉर्मल सा सामान दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे अब्बू को बहुत था। एक दिन वो कहने लगा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसे और जहेज की खातिर की थी, मगर तुम तो खाली हाथ मेरे मत्थे मार दी गई हो। तुम अपने वालिदैन के घर जाओ और गाड़ी का मुतालबा करो। मैंने तुम्हारे बाप अरशद को मना किया कि ये सब मुनासिब नहीं है, मगर उसने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं मजबूरन अब्बू के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। अब्बू कहने लगे, बेटी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए ऐसे आदमी को चुन लिया। मैं चुप रही तो अब्बू बोले, अगर मैंने तुम्हारे शोहर की बात आज मान ली तो वो तुम्हें भिखारन बना देगा। वो उम्र भर तुमसे चीजें मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसके मुतालबे पूरे करते करते मर जाएंगे, और तुम्हारे इंतकाल के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब कर लेंगे? हरगिज नहीं। तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा शोहर जहन्नुम बना देगा। तुम आज ही उसको जाकर इनकार कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर बात सच में तलाक तक पहुंची तो अब्बू ने उसके मुतालबे मान लिए। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश करवाता था वो तमाम चीजें मेरे बाप के घर से आई हुई होती थी। फिर मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर एक दिन अरशद ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमा कर मेरे भाइयों के घर भेज दिया। उन्होंने मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो अरशद ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी, और वो तस्वीरें जो उस दिन मैंने जला दी थीं, वो अरशद ने मेरी और किसी गैर मर्द की एक साथ बनाई हुई थीं। वो सब झूठी थीं। वो मुझे और मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाहता था, मगर मैं अब थक चुकी थी, इसलिए मैंने वो तस्वीरें जला दी, जिस पर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब मैंने अपने भाइयों को फोन करके बताया तो वो बोले कि हमारे पास मत आना, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि पता नहीं हमें रहने को जगह मिलेगी या नहीं, मगर तभी मुझे एक अनजान नंबर से फोन आ गया था। फिर पता चला कि ये तो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है। इसने मुझे बताया कि मेरे वालिद ने मरने से पहले कराची वाला घर मेरे नाम कर दिया था, और साथ ही कराची शहर में 2 दुकानें भी मेरे नाम की थी। मेरे वालिद ने मेरे भाइयों से छुपकर ये जायदाद मेरे नाम की थी, वरना मेरे भाई बहुत सख्त थे। मैंने वालिद के मुलाजिम से मकान की चाबियां ले ली थी, और दुकान का किराया भी मुझे वही लाकर देता था। मैंने दुकानों के किराए से तुम्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई थी। तुम्हारे साथ जब ये सानिया हुआ तो मैं डर गई थी और तुम्हें इसीलिए खामोश रहने का कहा था, क्योंकि वहाँ की चाबियां तो सिर्फ मेरे पास मौजूद थीं। फिर तुमसे पहले वहाँ पर कौन जा सकता था? मैंने खुफिया तौर पर तहकीकात की थी और अपने वालिद के मुलाजिम शबीर को ये काम सौंप दिया था। तो आज वो तुम्हारे मुजरिम को मेरे पास ले आया था। ये तुम्हारे सके बाप का भेजा हुआ आदमी था। उसे पता चल गया था कि मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद की थी और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। उससे सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे बेसुकून करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी, फकत इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गई थी। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे मुजरिम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है।
अगली सुबह मैं थाने गई थी ताकि अम्मी की बातों की तस्दीक कर सकूं। अम्मी का एक एक हर्फ सच्चा था। वो आदमी मेरे बाप का ही भेजा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानून ने सजा दी और बाप को अल्लाह ताला ने सजा दे दी थी। वो फालिज ज़दा होकर बिस्तर पर पड़ा है और उसका पुरसान हाल कोई नहीं है। मेरे मुजरिमों को तो सजा मिल गई है, मगर मैं जो बेसुकून और परेशान हूँ, इसका अजाला कौन करेगा? जब मेरा सका बाप जो मेरा मुहाफिज था वो ही गद्दार निकला, तो फिर किसी और पर भरोसा कैसे मुमकिन है? मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया। मैं तो उसकी सकी बेटी थी और बेटियों को तो लोग जान से ज्यादा प्यार देते हैं। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।